चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग परमाणु, अणु एवं आयन, ऐसे चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। आप लोग देख रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल ये चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, यहाँ से किस तरीके के पूरे डिटेल्स जानकारी हम लोग लेंगे परमाणु अणु के बारे में। देखिए परमाणु ये शब्द जो है, परमाणु शब्द, ये परमाणु शब्द को सबसे पहले इस परमाणु शब्द की अवधारणा जो है भारत में ही, परमाणु भारत से ही निकला। मतलब ये शब्द पूछा जाए कि शब्द कहाँ से निकला, तो भारत से निकला। और भारत के महर्षि थे आचार्य कणाद, ठीक है। महर्षि कणाद ने इस बात का सबसे पहले इस मत को दिया, इस सिद्धांत को दिया कि अगर हम किसी पदार्थ को विभाजन करते जाएं, छोटी से छोटी अवस्था में तोड़ते जाएं, तो एक ऐसी अवस्था आएगी जहां से तोड़ना उसे असंभव हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं। तो उस अवस्था को उन्होंने परमाणु नाम दिया। उस अवस्था को उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। बाद में उसी समय के महर्षि थे पकुधा कात्यायन, उन्होंने इस मत का समर्थन करते हुए कहा कि परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये संयुक्त अवस्था में मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी वक्त के तत्कालीन जो ग्रीक दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक थे, नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसियस, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने भी यही बात सेम बताई कि अगर किसी पदार्थ का विभाजन किया जाए तो विभाजन करते करते एक ऐसी अवस्था आएगी जहां से विभाजन करना असंभव हो जाएगा, विभाजन नहीं होगा। उस अवस्था को उन लोगों ने भी परमाणु कहा। मतलब एक सिद्धांत बन गया, एक सिद्ध सिद्धांत कहिए कि एक सिद्धांत बन के रहा ये 18वीं शताब्दी तक। ये कहानी कितने दिनों तक रही? 18वीं शताब्दी तक। ये जब ये सिद्धांत दिया गया था महर्षि कणाद द्वारा, आचार्य कणाद द्वारा, तो उन्हें 500 ईसा पूर्व में दिया था। ये सिद्धांत 500 ईसा पूर्व में दिया गया था। और ये सिद्धांत 18वीं शताब्दी जो है, 18वीं शताब्दी के अंत तक ये सिद्धांत बन के रहा। 18वीं शताब्दी के अंत में तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, तत्व और यौगिक के बारे में जानकारी चली कि तत्व किसे कहा जाता है, यौगिक किसे। तब इस पर प्रश्न चिन्ह लगा। प्रश्न चिन्ह क्या लगा? प्रश्न चिन्ह नहीं लगा, अभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। प्रश्न चिन्ह आगे चल के लगता है कि जो ये मत दिया गया था कि अब इससे विखंडन नहीं किया जा सकता है, ये सबसे छोटी अवस्था है, उसका भी बाद में चल के निकला कि परमाणु का भी विखंडन करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु के अंदर ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात अलग है कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है। इकाई किसे कहा जाता है? जिस तरीके से शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कोशिका कहा जाता है, उसी प्रकार से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा जाता है। कोशिका जो होती है, कोशिका में ऐसे भी, कोशिका में कई सारे पदार्थ होते हैं। विज्ञान का अगर, बायोलॉजी का अगर देखा जाए तो कोशिका में भी कोशिकांग कई प्रकार के, उसी तरीके से परमाणु के कोशिकांग भी, परमाणु में भी कई सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसी तरीके से कोशिका में भी कई सारे। मतलब अगर पूछा जाए कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। और जीवन के जो सबसे छोटी इकाई है, जीवन के प्रक्रियात्मक यूनिट, उसको क्या कहा जाता है? तो उस कोशिका कहा जाता है। ये हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग परमाणु के बारे में क्या पढ़े? 500 ईसा पूर्व में महर्षि कणाद ने मत दिया कि किसी पदार्थ का विभाजन किया जाए तो एक ऐसी अवस्था आएगी जहां से विभाजन करना असंभव हो जाएगा। उस अवस्था को उन्होंने परमाणु कहा। उसी वक्त के तत्कालीन दार्शनिक थे, नाम था पकुधा कात्यायन, महर्षि थे भारत के ही। उन्होंने इस मत का समर्थन किया और कहा कि वो जो छोटी अवस्था है, वो जो परमाणु होते हैं स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में मिलके कई सारे परमाणु आपस में मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब ये उसी वक्त के दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसियस, उन लोगों ने भी इस मत को बताया कि यहाँ भी उन लोगों ने यही बात कहा जो आचार्य कणाद, महर्षि कणाद द्वारा कही गई थी। वो बताए कि जो
परमाणु होते हैं पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था होती है। पदार्थ को छोटा मतलब अगर विभाजित किया जाए, अगर छोटे से छोटे रूप में बदला जाए, तोड़ा जाए, तो एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ से तोड़ना असंभव होगा। उन लोगों ने भी उस अवस्था को परमाणु ही कहा। ये सिद्धांत कब 18वीं शताब्दी के अंत तक ये सिद्धांत दार्शनिक विचार एक विचार बन के रहा। बाद में उसी वक्त अंत में 18वीं शताब्दी के अंत में तत्व और योगी के बारे में समझा गया कि तत्व क्या होते हैं, योगी क्या होते हैं। तब ध्यान से सुनिएगा, तत्व क्या होते हैं। अगर किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो उसको क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। अगर किसी पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं तो उनको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तो तत्व और यौगिक के बारे में जानकारी मिली 18वीं शताब्दी में। तो 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए आंतवा एल लेवोजियर। क्या नाम है, आंतवा एल लेवोजियर। आंतवा एल लेवोजियर, इन्होंने क्या किया, रासायनिक संयोजन का नियम दिया कि पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से होता है। रासायनिक संयोजन का नियम दिया गया किसके द्वारा, आंतवा एल लेवोजियर द्वारा। इन्होंने क्या बताया, रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत इन्होंने दो नियम बताया। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। ये रासायनिक संयोजन का नियम अगर पूछा जाए कि रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया, तो आंतवा कभी लेवोजियर भी कहा जाता है। लेवोजियर इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में लेवोजिए भी आता है। तो इस चीज से डाउट में नहीं रहना है। आंतवा लेवोजियर ने क्या किया, रासायनिक संयोजन का नियम दिया। रासायनिक संयोजन में दो नियम दिए गए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। अब समझा जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। कहता है कि अगर किसी पदार्थ का निर्माण होता है, परमाणुओं से निर्माण होता है, तो जो परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का न तो एक्स्ट्रा बनाया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जाता है। मतलब द्रव्यमान जो होता है, परमाणु आपस में मिले उनका जो द्रव्यमान है, उतना ही द्रव्यमान जो नया प्रतिफल बनेगा उतना ही द्रव्यमान उसका भी होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है, ना तो द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत, किसी पदार्थ के निर्माण के वक्त किसी ना द्रव्यमान का सृजन किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम क्या बताता है, स्थिर अनुपात का नियम बताता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई यौगिक है, किसी यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो उस यौगिक में जो उन तत्वों का, जिन तत्वों से वो यौगिक बन रहा है, जो पदार्थ बन रहा है, उन तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। वो अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे में स्थिर अनुपात के बारे में एक, जैसे मान लीजिए जल है, H2O क्या है, यौगिक है। यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हैं। तत्व कौन गो है, दो गो है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा, भार का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। यही यौगिक का परिभाषा भी है कि तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। जैसे में H2O हो गया, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है। दो गो हाइड्रोजन है, एक दूना दो। और ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। दो एकम दो, दो आठे 16, 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अनुपात होगा, भार का जो अनुपात होगा वे 1:8 होगा। तो यही स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि अगर कोई यौगिक है, किसी यौगिक का निर्माण होता है दो या दो से अधिक तत्वों से, तो उन तत्वों का जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है, चाहे किसी तरीके से उसको बनाया जाए, चाहे जल कहीं से लाया जाए, तालाब का जल हो, नदी का जल हो, महासागर का जल हो, कहीं का जल हो, तो उस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होगा 1:8 ही होगा। तो यही जो है, ये जो स्थिर अनुपात का नियम है, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अमोनिया कह दे, अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र पहले याद होना चाहिए, NH3 क्या है, अमोनिया का सूत्र है। अमोनिया में पूछते हैं कि अमोनिया का जो, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन का एक होता है 3 को, 1 या 3, 14:3 हो जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो तत्व है, तो दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा, 14:3 होगा। यही जो है ये स्थिर अनुपात के नियम के अंतर्गत ये बातें आती है। अब आगे चल के
डाल्टन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है और उन्होंने बताया परमाणु सिद्धांत के, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। एक जुलाहा परिवार जो था, जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी उपलब्धि अगर देखा जाए तो 12 वर्ष की उम्र में ये शिक्षक बने थे और 7 साल बाद वे प्रिंसिपल बन चुके थे। तो डाल्टन के बारे में जानना है कि डाल्टन ने कौन सा परमाणु सिद्धांत दिया और जो परमाणु सिद्धांत जो था वो किस तरीके से रासायनिक संयोजन का जो नियम है उस नियम से किस प्रकार से भिन्न था और उसमें कौन कौन सी बातें हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम लोग समझेंगे, समझा जाए इसको। डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत कुछ बातें हैं, उसमें क्या है, पहला बात है सभी द्रव्य जो होता है परमाणुओं से बना होता है। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं और जो परमाणु होते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये पहली बात डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत बताई कि डाल्टन जो होता है सभी जितने सारे द्रव्य होते हैं यानी जितने सारे पदार्थ होते हैं सब परमाणुओं से बने होते हैं और जो परमाणु होते हैं वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और परमाणु के बारे में, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं, ना ही उनको बनाया जा सकता है, न ही उनका विनाश किया जा सकता है। ये दूसरी भी बात, परमाणु के संरक्षण की बात कही गई डाल्टन के सिद्धांत में। तीसरी बात, किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, कोई जो तत्व है, तत्व का जो परमाणु जितने सारे परमाणु होते हैं उनके जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होते हैं एक समान होते हैं। और कोई यौगिक है, उस यौगिक के जो परमाणु होते हैं, परमाणु का जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म होता है वो अलग अलग होता है, यानी अलग अलग तत्वों के जो परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। एक ही तत्व के जो परमाणु है, परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान जो होता है सेम होता है, एक ही प्रकार का होता है। ये 4-5 बातें मुख्य रूप से बताई गई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत। पहला कि सभी द्रव्य जो होते हैं परमाणुओं से बने होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, परमाणु भाग लेता है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं और ना ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को बनाया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, ना ही उनको हटाया जा सकता है। तीसरी बात, किसी तत्व के सभी परमाणुओं का जो रासायनिक गुणधर्म होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, एक समान होता है। चौथी बात, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का रासायनिक गुणधर्म और जो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। पांचवी बात, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संजोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यानी स्थिर अनुपात का जो नियम है, स्थिर अनुपात के नियम की जो सार है, जो सारांश है, उस बात को जोड़ा गया है लास्ट बात में कि जो उनका अनुपात एक निश्चित अनुपात में ये संयोग करते हैं किसी यौगिक को निर्माण करते समय। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंतर्गत बातें हुई, इस चीज को समझना है। और उसके बाद परमाणु के बारे में परमाणु बताएं, परमाणु किसे कहा जाता है, द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई होती है उसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु किसे कहते हैं, जो द्रव्य मतलब द्रव्य किसे कहते हैं, जो पदार्थ जो वो स्थान घेरे तथा जिसका भार है उसे द्रव्य कहा जाता है, यानी पदार्थ कहा जाता है। तो परमाणु द्रव्यों की रचनात्मक इकाई, द्रव्यों की रचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। और जो परमाणु होता है, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, यह महत्वपूर्ण है। परमाणु त्रिज्या जो होती है उसको काफी में मापा जाता है, नैनोमीटर में, नैनोमीटर में मापा जाता है।
परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है और 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर, और 1 मीटर अगर पूछे तो 10 के पावर 9 नैनोमीटर, 10 के पावर 9 नैनोमीटर, ठीक उल्टा संबंध है। इस चीज़ को जरूर समझना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे में अब कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी परमाणु त्रिज्या की माप भी आ सकता है कि किसी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, जैसे हाइड्रोजन का पूछ दिया तो हाइड्रोजन का परमाणु त्रिज्या 10 के पावर -10, हाइड्रोजन का जो परमाणु त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 नैनोमीटर होता है। फिर अगर मान लीजिए जल का पूछ दिया, H2O का, जल के अणु का, तो इसका कितना होता है 10 के पावर -9 नैनोमीटर, जल का 10 के पावर माइनस। हीमोग्लोबिन अगर अणु पूछ दे, हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का पूछ दे तो ये 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 नैनोमीटर होता है। रेत का कण जो सैंड पार्टिकल होते हैं, सैंड पार्टिकल यानी रेत के जो कण होते हैं, रेत के कण का जो परमाणु त्रिज्या है 10 के पावर -4 नैनोमीटर। चींटी अगर पूछ दे, चींटी यानी एंट की परमाणु त्रिज्या अगर पूछ दे तो 10 के पावर -3 नैनोमीटर। फिर सेव का अगर पूछ दिया जाए, एप्पल यानी सेव का 10 के पावर -1 नैनोमीटर। तो ये जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, तो इस चीज़ को देखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब जो डाल्टन थे, डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत बताया, उस परमाणु सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अलग अलग तत्वों को पहचानने के लिए अलग अलग प्रतीक का भी बताया, विशिष्ट अर्थ में प्रतीक उन्होंने बताए, जो प्रतीक जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ठीक है, लेकिन जो है ये कुछ जो तत्व हैं जिनका किस तरीके से डाल्टन ने प्रतीक दिया था, उस चीज़ को देख लिया जाए, समझ लिया जाए। जैसे डाल्टन द्वारा हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन की इस तरीके से बताया गया था, हाइड्रोजन को ये प्रतीक है। फास्फोरस को P संकेत होता है, और फास्फोरस को इस तरीके से बताया गया था, फास्फोरस डाल्टन द्वारा। गोल्ड, जिसको गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड यानी सोना, तो गोल्ड को इस तरीके से ऐसे बताया गया था, बीच में G लिखा हुआ था, गोल्ड है। सल्फर है, मतलब जो है अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग प्रतीक बताए गए थे, अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग प्रतीक बताए थे। तो ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा काम हो गया था याद रखना या जो पढ़ने के लिए, तो इस वजह से एक उसी वक्त के बाद के वैज्ञानिक हुए, नाम था उनका बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीक को उसके नाम के अक्षरों से लिखे जाने के लिए सुझाव दिया कि उनके नाम के अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। बर्जीलियस द्वारा यह सुझाव दिया गया था, उसमें यह सुझाव बताया गया था कि बर्जीलियस ने बताया था कि अगर किसी तत्व का जो प्रतीक है उसके नाम के अक्षर, एक नाम अक्षर से, नहीं तो 2 अक्षर से, अगर एक अक्षर से लिखा गया है तो उसको कैपिटल में लिखा जाए, अगर 2 अक्षरों में लिखा गया है तो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा अक्षर जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, यानी छोटा वाला होना चाहिए, छोटा ABCD वाला होना चाहिए दूसरा, और पहला बड़ा वाला ABCD में होना चाहिए। ये बर्जीलियस ने यह संकेत बताया था। बाद में की बात होती है, एक संस्था आती है IUPAC, वो संस्था जो है, उस संस्था के पास अधिकार जाता है कि तत्व का प्रतीक क्या होगा, तत्व का नाम क्या होगा, उसके मात्रक क्या होंगे, वो तय करती है। तो वो संस्था क्या होती है उसको बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। IUPAC कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC संस्था का ये फुल फॉर्म है। और ये जो संस्था है, ये संस्था के पास आज के डेट में अधिकार है नए तत्वों का, अगर पहले के जितने सारे तत्व हैं जो खोजा वो अपने नाम पे उस तत्व का नाम रख दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में जितने सारे अब तत्व जो खोजे जाते हैं उनका नाम कौन रखता है, IUPAC संस्था रखती है। उनका प्रतीक कौन रखता है, IUPAC संस्था रखती है।
उसका मात्रक कौन रखता है? IUPAC। सारे अधिकार किसके पास है? इस संस्था के पास है, IUPAC संस्था के पास है। तो इस संस्था ने भी, जो बर्जिलियस द्वारा जो सुझाव दिया गया था कि प्रतीक कैसा होना चाहिए, उसने भी यही माना कि 1 या 2 अक्षरों से उस संस्था ने, IUPAC ने ये उस तत्व का प्रतीक 1 या 2 अक्षरों से लिखना अच्छा समझा और इसी तरीके से नियम बना कि उसी तरीके से उस तत्व का प्रतीक लिखा जाएगा। 1 अक्षर से प्रतीक लिखिए या 2 अक्षर से प्रतीक लिखिए, ठीक है। अब जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बारे में, परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये कौन बोला था? ये सबसे पहले इस मत का वो पकुधा कात्यायन ने, आचार्य जो कणाद थे, आचार्य महर्षि कणाद के मत का समर्थन देते हुए उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होते हैं स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो इस बात की पुष्टि है, आज भी वही बात सही है कि परमाणु जो होते हैं स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं और ये अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु क्या करते हैं? अणु बनाते हैं या आयन बनाते हैं। ये अणु और आयन आपस में मिलके, कई सारे अणु और कई सारे आयन आपस में मिलके क्या करते हैं? किसी द्रव्य का निर्माण करते हैं, किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब अणु किसे कहते हैं? अणु किसे कहा जाता है? अणु क्या होगा? अणु जिसको मॉलिक्यूल कहा जाता है, मॉलिक्यूल, अणु। तो अणु कहते किसको है? एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अगर आपस में मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? पर अणु बनाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई तत्व है, तत्व के जो अणु है एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। कोई यौगिक है, यौगिक के जो अणु होते हैं और यौगिक अणु में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। और जो इस आधार पे अणु जो होते हैं, अणु 2 परमाणुओं से भी बने होते हैं जिसे द्विपरमाणु कहा जाता है। तो उसी आधार पे अणु तत्वों की जो परमाणुकता होती है, परमाणुकता किसे कहते हैं? उस तत्व के अणु बनाने में कितने परमाणु लगे, परमाणुओं की जो संख्या होती है अणु बनाने में, उसको परमाणुकता कहा जाता है। तो हम लोग को समझना है कि कौन कौन से कुछ है जिसको तत्व हैं जिनको याद रखना है कि उनके जो कितने परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, जिसको परमाणुकता कहा जाता है। परमाणुकता उसकी कितनी होती है, तो जो वो मिल के बनाएगा वही उसका परमाणुकता हो जाएगा। मान लीजिए कि अणु हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की कौ परमाणु मिलके अणु बनाएंगे? तो हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 परमाणु मिलके बनाता है। तो हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी हो गई? 2 हो गई। हाइड्रोजन की परमाणुकता कितना हो गई? 2 हो गई। जैसे हीलियम है, हीलियम He, हीलियम है, हीलियम का 1 परमाणु अकेले रहता है तो वो क्या करता है? अणु बना लेता है। तो क्या हो जाएगा? इसकी परमाणुकता 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन का परमाणुकता कितना होगा? 2 होगा। ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 होती है। जैसे हाइड्रोजन हो ही गया। नाइट्रोजन की परमाणुकता भी 2 होती है। क्लोरीन Cl, इसकी परमाणुकता भी 2 होती है। फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। सल्फर की परमाणुकता बहुपरमाणुक होता है। सल्फर कई सारे परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं सल्फर के। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणुकता 1 होता है। आयरन Fe, इसका भी परमाणुकता 1 होता है। और एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम की परमाणुकता 1 होती है। कॉपर का भी परमाणुकता 1 होता है। इसको याद रख लेना है जे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसकी परमाणुकता कितनी होती है, ठीक है। परमाणुकता का बहुत ज़्यादा योगदान होता है सूत्र लिखने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है परमाणुकता का। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये महत्वपूर्ण है। इसका यूज कहाँ पे है आगे चल के बस थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं कि इसका यूज कहाँ पे है।
अब ये तो अणु के अंतर्गत हो गया कि अणु, किसी तत्व की अणु जो है उसके अणु बनने में कौ परमाणु की आवश्यकता होगी, जितने परमाणु की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे, परमाणुकता कहेंगे। अब आयन क्या होता है, हम अभी बोले कि तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं या आयन बनाते हैं, तो अणु तो हम लोग पढ़ लिए कि अणु किसे वो कहा जाता है, आयन किसे कहा जाता है, आयन किसे कहा जाता है। आयन जो है धातु और अधातु युक्त यौगिक जब आवेशित कणों से बने होते हैं, धातु और अधातु से मिलके अगर कोई यौगिक बन रहा है तो कथी से बनता है, आवेशित कणों से बना होता है, और इन आवेशित कणों को ही क्या कहते हैं, आयन कहा जाता है। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो आयन किसे कहा था, आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आयन क्या है, आयन को अगर डिफाइन किया जाए, आयन का अगर परिभाषा दिया जाए तो आयन को क्या कहेंगे, आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है परमाणुओं का समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है, जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहता है। उसे क्या कहते हैं, यानी किसी पे अगर पॉजिटिव है, धन आवेश है तो उसको भी आयन कहेंगे, अगर निगेटिव ऋणात्मक ऋण आयन भी है तो उसको निगेटिव आवेश उस पर रहता है तो उसको ऋण आयन बोलते हैं। अब जो इसके आधार पे हम लोग समझेंगे कि संयोजकता क्या होता है और संयोजकता का आयन से किस प्रकार संबंध होता है। जैसे में संयोजकता का आयन का संयोजकता और आयन से किस प्रकार संबंध होता है। संयोजकता कैसे तय कर दी है, किसी पर आयन कितना होगा, किस पर धन आवेश कितना होगा, ऋण आवेश कितना होगा। जैसे में आपको समझना है कि एक तत्व होता है हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। एक नियॉन होता है, नियॉन इसका 10 होता है। एक आर्गन होता है, इसकी परमाणु संख्या 18 होती है। ये अक्रिय गैस है। ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन 6 वो अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे हम 3 अक्रिय गैस के बारे में हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ से किस तरीके से जो परमाणुकता होती है, जो संयोजकता होती है, वो आयन से संबंधित होती है। आयन और संयोजकता में क्या बात है, पहले संयोजकता समझा जाए। संयोजकता क्या होता है, संयोजकता जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है अगर पूछ दिया जाए, या पूछा जाए कि हाइड्रोजन पे कितने आयन होंगे, धनायन होगा हाइड्रोजन, धनायन होता है कि ऋणायन होता है। तो कोई तत्व धनायन होगा या ऋणायन होगा, ये इस पर तय करता है कि वो तत्व जो है इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो वो धनायन बनता है। क्यों, रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद ऋण आवेशित कण होते हैं और प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं। कोई पदार्थ होता है, किसी पदार्थ में जितनी संख्या में प्रोटॉन होता है उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। तो मान लीजिए प्लस वाला और माइनस वाला दोनों बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलता है तो प्लस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, प्लस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से वो क्या हो जाता है, धनायन हो जाता है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्या है, धनायन है। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो क्या है, वो ऋणायन है। अब जितना इलेक्ट्रॉन दिया या जितना इलेक्ट्रॉन लिया उसी को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। वही क्या है, वही संयोजकता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नज़दीक ये अब इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, कैसे तय होगा, अपने नज़दीक के अक्रिय गैस जैसा, कोई भी तत्व है अपने नज़दीक के अक्रिय गैस जैसा बनने का व्यवहार करता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नज़दीक का अक्रिय गैस क्या है, हीलियम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस क्रम को आप लोग याद करके रखिए, इस क्रम को
कम से कम 30-40 तक याद करके रहना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो 1 तो होता है, वो किसके जैसा बनने का व्यवहार करेगा, अपने नजदीक के, उसके नजदीक का क्रिया गैस क्या है, 2 है, तो इसका तो 1 के परमाणु संख्या ये है, परमाणु संख्या 1 है, तो क्या है, इस पे एगो इलेक्ट्रॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इसके जैसा बनेगा, तो एगो इलेक्ट्रॉन लेगा और तब न 2 बनेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। उस स्थिति में ये क्या, हाइड्राइड बना लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बनाएगा, हाइड्राइड बना लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक को दे दिया, 0 को हो गया, तो उस स्थिति में क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये धनायन हो जाएगा, और उसको क्या कहेंगे, हाइड्राइड, ये हाइड्राइड होगा, यहाँ पे हाइड्राइड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 1 हुई, लिया भी तो 1 लिया, दिया भी तो 1 दिया, तो उस स्थिति में इसकी संयोजकता कितना, 1। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम Na सूत्र होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब ये इसका नजदीक का कौन है, 10 वाला है, ये 10 बनने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Na जो सोडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था क्या बना, दे दिया तो मतलब ये धनायन बना, यानी प्लस इस पे लगा, और इसकी संयोजकता कितनी हुई, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस वजह से संयोजकता 1 हुआ। इसी तरीके से किसी का भी निकाला जा सकता है, किसी का भी निकलेगा, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का संकेत कितना होता है, Mg, मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, तो मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम का, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ये 12 इसका परमाणु संख्या था, ये किसके जैसा बनने का व्यवहार करेगा, 10 जैसा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 10 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा मतलब 2 इसमें पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, इसमें क्या रहेगा, 2 ये पॉजिटिव, मतलब 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 इसका संयोजकता हो जाएगा, इसका 2 संयोजकता हो जाएगा। तो इसके लिए हमको कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या हमको याद होना चाहिए। जैसे में कुछ हम दे रहे हैं, कुछ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जैसे 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है, 2 नंबर पे हीलियम होता है, 3 नंबर पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, आर्गन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। इस तरीके से ये क्रम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या परमाणु संख्या है, 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरीके से परमाणु संख्या है। तो इनको हमको याद करना है, इनको याद कर लेना है कि ये कोई जरूरी नहीं कि 20 तक, आगे भी याद कीजिए, आगे भी याद कीजिए, जितना ज़्यादा याद करके रखिएगा उतना ज़्यादा ही फायदेमंद होगा, उतने ज़्यादा ही सहूलियत होगी। कुछ तो इस तरीके से और बनता है, जैसे में ऑक्साइड क्या होता है, कुछ फार्मूला है, इसको हम लोग याद करेंगे। जैसे ऑक्साइड की परमाणुकता, जैसे में ऑक्साइड का ये O2-, ये ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब ऑक्साइड बनाता है। इसकी जो परमाणुकता होती है वो 2 होती है, यहाँ पे 2 ले ले, यही परमाणुकता है। सल्फाइड, एक सल्फाइड होता है, सल्फाइड, इसका भी परमाणुकता 2 होता है। और एक नाइट्राइड होता है, नाइट्राइड, इसकी परमाणुकता कितने होती है, 3 होती है,
3 होती है। ये भी क्या है, ये भी ऋण आयन है, माइनस लगल है ना, यानी 3 को इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये। तो 3 इसकी संयोजकता, इसका 2 संयोजकता ऑक्साइड और सल्फाइड का संयोजकता 2, नाइट्राइड का संयोजकता 3। ठीक है, कुछ जैसे बहुपरमाणु का आयन है उनका भी हम लोग याद रखेंगे। जैसे अमोनियम है, अमोनियम का NH4 होता है, NH4 फार्मूला है और ये इसकी संयोजकता प्लस है, मतलब 1 होता है, केवल 1। अमोनियम का संयोजकता अगर पूछा जाए तो 1 होगा। हाइड्रोक्साइड का फार्मूला OH माइनस होता है, OH माइनस होता है। फिर नाइट्रेट का NO3 माइनस होता है। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद कीजिए। जैसे ऑक्साइड का O2, सल्फाइड का H2, नाइट्राइड का N3 माइनस, मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया। इस पे 3 को ऋण आवेश है। ठीक है, कार्बोनेट अगर कहे, कार्बोनेट का होता है CO3 2 माइनस। कार्बोनेट की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर सल्फाइड अगर पूछ देगा, सल्फाइड नहीं सल्फाइड SO3 2 माइनस। फिर सल्फेट हो जाएगा, अगर सल्फेट हो जाएगा तो SO4 2 में, इसकी भी संयोजकता 2 होती है। और फास्फेट अगर कर देगा, फास्फेट तो PO4 3 माइनस, मतलब इसके संयोजक। अब जैसे में कैल्शियम फास्फेट कह दिया, क्या कह दिया, कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला कैसे होगा, कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम का पहले संकेत लिखेंगे Ca, फास्फेट का फार्मूला PO4, फास्फेट का फार्मूला PO4। अब कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, पहले ये जानना है कैल्शियम की संयोजकता। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और नजदीक अक्रिय गैस क्या होता है, आर्गन का 18 होता है। तो 2 को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो मतलब 2 को इसकी संयोजकता हो गई, इसकी संयोजकता 2 और PO4 फास्फेट की संयोजकता 3। फास्फेट की संयोजकता कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तिरछा गुना होगा, Ca3, ऐसे लिखेंगे PO4 2, ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ये कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला होगा। बात समझ में आ रहा है, कुछ का भी फॉर्मूला नहीं, किसी का भी। मैग्नीशियम नाइट्रेट, मान लीजिए मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है तो मैग्नीशियम का पहले संकेत लिखेंगे, मैग्नीशियम का Mg, नाइट्रेट का देखिए फॉर्मूला संकेत का है नाइट्रेट NO3, नाइट्रेट का क्या है NO3। मैग्नीशियम का संयोजकता अब कितना है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होती है और नजदीक का उसका अक्रिय गैस, मैग्नीशियम के नजदीक क्या होता है, नियॉन होता है। नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, तो 2 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब 2 को इसका संयोजकता हो जाएगा। और नाइट्रेट यहाँ पे देखिए ये को संयोजकता है, तिरछा गुना कर लीजिए, तो MgNO3 2 ऐसे हो जाएगा, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है, कई लोग फार्मूला याद करते हैं ना, तो फार्मूला नहीं याद करना है, इसको याद कर लेना है। ऑक्साइड क्या है O2, सल्फाइड क्या है H2, नाइट्रेट क्या है N3, यानी नाइट्राइड का अगर संयोजकता पूछे तो 3 है, अमोनियम का संयोजकता 1 है, हाइड्रोक्साइड का 1 है, नाइट्रेट का 1 है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 है। ठीक है, ये फार्मूला है HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जैसे कार्बोनेट का दिया तो CO3 2 है इसका संयोजकता, सल्फाइड का 2 है, सल्फेट का 2 है, फास्फेट का 3 है। तो ये याद करना पड़ेगा, ये याद है तो आप फार्मूला आराम से निकाल लेंगे, इस फार्मूला को हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो इसको याद करके रखा जाए, हाई वाला जरूर याद करिए, ये भी रखा जाए, ये भी कम से कम 20 तक याद करके रखिए, ये भी याद करके रखिए, ये वाला जरूर याद करके रखिए। तो हम लोग फार्मूला हम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, किसी का फार्मूला हम जहाँ पे जिस फार्मूला की जरूरत होगी हम तुरंत उस फार्मूला को बना लेंगे, फार्मूला क्या होता है। ठीक है, फार्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा।
अब बात आती है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या कहता है? परमाणु द्रव्यमान कहता है कि प्रत्येक तत्व का विलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रत्येक तत्व का अपना अपना परमाणु द्रव्यमान होता है और इसे U से दर्शाया जाता है। ये बात याद करने वाली चीज है। इसे काटे से दर्शाया जाता है, U से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ये अब बात है कि अब कैसे हमको पता चलेगा किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, याद करना पड़ेगा। ये याद करना पड़ेगा। ये आपका जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ये चीज लिखा रहता है कि परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु संख्या कितना है। परमाणु संख्या तो अभी अभी हम बताए हैं। जैसे में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका बहुत ज़्यादा याद करके रखना जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, ये कैल्शियम होता है इसका भी 40, ठीक है। इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान होते हैं। तो इतना कम से कम याद करके रखिए, और जितना अगर आपको परमाणु संख्या याद है, सबका परमाणु द्रव्यमान अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात है कि परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई का उपयोग किया गया कि किस एक मानक के रूप में किस परमाणु द्रव्यमान इकाई को माना गया। तो कार्बन 12 समस्थानिक जो है उसको मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आते रहता है कि परमाणु द्रव्यमान जो मापा जाता है किसके संदर्भ में माना जाता है। कार्बन 12 समस्थानिक को किसके रूप में, परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए एक इकाई के रूप में, एक मानक संदर्भ के रूप में इसे माना गया, स्वीकार किया गया। और मानक परमाणु द्रव्यमान जो इकाई होता है वो कितना होता है? ये जो मानक है, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई है वो कितना होता है? जैसे कार्बन 12 समस्थानिक की एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग। कार्बन 12 जो समस्थानिक है उसके परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग। ये तय है इसी आधार पे जितने सारे परमाणु तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है, जितने सारे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाला गया है, ये कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ही इसी पे निकाला गया है सबका। जिसे जो भी मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है इसी आधार पे निकाली जाती है। ये चीज याद रखना है। कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वां भाग से हम लोग किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। परमाणु द्रव्यमान को हमेशा U से दर्शाया जाता है। जैसे एक हाइड्रोजन का एक U, कार्बन का 12 क्या, 12 U, नाइट्रोजन का 14 परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका मतलब क्या, 14 U, ठीक है। चलिए ठीक है। अब सूत्र आपको बता ही दिए हैं कि सूत्र कैसे निकाला जाता है। मानक सूत्र कैसे लिखा जाता है, किसी तत्व का सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो सूत्र लिखने में कुछ करना नहीं है हमको। अभी अभी जो लिखा है नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब का फार्मूला हमको याद होना चाहिए और कि संयोजकता कितनी होती है ये याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला लिखना है। हाइड्रोजन क्लोराइड का तो पहले हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H, क्लोराइड का क्या होता है, Cl। अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, क्लोराइड का भी 1 होता है। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, H में 1 से गुना कीजिएगा H आएगा, Cl में 1 से गुना कीजिएगा तो HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH होता है। अब कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2, हाइड्रोक्साइड के H 1, तिरछा से गुना कर लीजिए, Ca में 1 से गुना करेंगे तो Ca हो जाएगा, OH2 इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ये गलती नहीं करना है, CaOH2 ऐसे कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से कि OH में दोनों में 2 से गुना होगा, तो OH को क्वेश्चन में लगा के तब 2 लिखेंगे। ये अगर एक है तो कोनो दिक्कत है ही ना है, एक है तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन 2 को है तो इस कोष्ठ में बंद करके तभी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पीछे भी बताए हैं, थोड़ी देर पहले भी बताए हैं कि किस तरीके से हम लोग मानक सूत्र लिखते हैं, किस तरीके से सूत्र बनाया जाता है। याद करने की जगह पे इसको बना लिया जाता है। हम लोग परमाणु द्रव्यमान संयोजकता निकालना जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान याद है, परमाणु संख्या याद है, संयोजकता पता होता है कि संयोजकता कैसे होता है, तो हम लोग आसानी से किसी तत्व का, किसी यौगिक का हम लोग जो सूत्र है, सूत्र हम पता कर सकते हैं, सूत्र क्या होगा ये निकाल सकते हैं। अब एक आणविक द्रव्यमान होता है, एक आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान तो परमाणु का होता है, तत्व का होता है परमाणु द्रव्यमान है। अगर आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं ये यौगिक का होता है, ये यौगिक का होता है। अब अगर पूछा जाए कि आणविक द्रव्यमान का परिभाषा क्या है, तो परिभाषा जितने उस यौगिक के जितने सारे तत्व हैं, तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान के जो योग है उसी को क्या कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। किसी यौगिक के संघटक तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर है? अब जैसे में समझा जाए H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से तत्व बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का योग क्या कहलाएगा? आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 अणु है, 2 परमाणुओं से मिलकर ये अणु बना है, तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 प्लस 16 कितना? 18 U, इसका कितना हो जाएगा? 18 U हो जाएगा। उसी तरीके से किसी का भी हम लोग निकालेंगे, बस परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। जैसे HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है, इसका अगर परमाणु द्रव्यमान पूछे तो इसका 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 लिखेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 को है तो 16 या 48 गुना कर लेंगे, 48 4 52 10 62 1 63 कितना हो जाएगा? 63। इस तरीके से हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है। और जो इस तरीके जो आणविक द्रव्यमान निकालने की प्रक्रिया है, उसी तरीके से हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकालते हैं। इसी को कह सकते हैं सूत्र। जिस तरीके से ये निकलता है उसी तरीके से सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकलता है। आणविक द्रव्यमान का है या सूत्र इकाई द्रव्यमान का है, निकालने का तरीका यही है, निकालने का तरीका यही है। इसी तरीके से हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात समझी जाए कि जो मोल होता है, अवगार्दो संख्या होता है और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध होता है। मोल, अवगार्दो संख्या और द्रव्यमान के बीच संबंध, इस चीज को अगर समझ लिया जाएगा तो यहां से कई सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। मोल, अवगार्दो संख्या और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध होता है, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, ये पहला नंबर बात जानिए कि अवगार्दो जो संख्या होता है, अवगार्दो संख्या का वैल्यू हमेशा 6.022 गुने 10 के पावर 23। अवगार्दो संख्या में इतने अणु होते हैं, 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु पाए जाते हैं, ये परमाणु होते हैं अवगार्दो संख्या में। अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन का पूछा गया कि हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 1, याद करने वाला चीज है। तो 1 ग्राम में मोल कितने होंगे? 1।
जितना परमाणु द्रव्यमान उतना में 1 के मोल, और जो अवगार्डो संख्या होगी 6.022 गुने 10 के, अगर परमाणुओं की संख्या पूछे उसमें कि हाइड्रोजन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितना, इतना, हाइड्रोजन के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितना, इतना। ठीक, बात समझ में आ रहा है। जैसे में मान लीजिए एक कैल्शियम है, कैल्शियम, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम में मोल की संख्या कितना, 1, जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होगा उतना है, उतना में 1 मोल चाहे कोई, और उसमें परमाणु अवगार्डो संख्या कितना 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6.022 गुने 10 के पावर 23, चाहे कोई भी तत्व हो। नाइट्रोजन अगर लीजिए, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 14, तो उसमें मोल की संख्या कितना 1, और परमाणु की संख्या कितना 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6.0। अगर ये तो तत्व की बात हुई, अगर यौगिक है, मान लीजिए जल है, जल में पूछा गया जल के 1 मोल में, जल के 1 मोल का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। आणविक द्रव्यमान इसका निकाल देंगे, 1 गुना 2 + 16, 16 2 18, 18 ग्राम में 1 मोल होगा। अगर तत्व है तो तत्व के परमाणु द्रव्यमान में 1 मोल, अगर यौगिक है तो यौगिक के आणविक द्रव्यमान में 1 मोल, जितना आणविक द्रव्यमान उतना बराबर 1 मोल, और उतना बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु। ठीक है, या अगर तत्व है तो परमाणु, यौगिक है तो अणु। तो ये बातें होती है, और इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन होता है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये जैसे मैं क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन आपको क्लियर करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि कैल्शियम के 40 ग्राम में मोल की संख्या कितनी होगी, तो कैल्शियम का पहला नंबर करना क्या है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान पता करना है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 हो गया, तो 40 ग्राम में कितना, 40 ग्राम में मोल की संख्या 1। तो कैसे निकालेंगे, मोल की संख्या पूछ रहा है, मोल की संख्या, तो कितना ग्राम में, जितना द्रव्यमान पूछा 40 में, और एक कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, परमाणु द्रव्यमान, तो 40/40, 40/40 करेंगे तो कितना होगा, 1 मोल। अगर कैल्शियम के 120 ग्राम में परमाणु मोल की संख्या कितनी होगी, तो 120/40 कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 3 मोल। बात समझ में आया। हाइड्रोजन के 5 ग्राम में मोल की संख्या कितनी होगी, तो 5 ग्राम में जानना है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 1 5 5, 5 मोल। बात समझ में आया। हाइड्रोजन के अगर पूछ दिया कि 5 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 1 मोल में इतना परमाणु होता है, तो 5 मोल में 5 से गुना कर देंगे, 5 मोल 4 मोल में 4 से गुना कर लेंगे। बात समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो परमाणु अणु वाला जो हम लोग जो चैप्टर है यहाँ हम लोग एंड करेंगे। इससे बाद की जो बातें हैं जैसे मोलरता हो गया, मोललता हो गया, इन सारे जो टॉपिक है, इन सारे टॉपिक का अगला जो सेशन होगा उस सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे।